बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लेमेशंस के हवाले से, जो कि पैथोफिजियोलॉजी 1 की सेकंड चैप्टर है। आप लोग अक्सर सुनते हैं कि फला बंदे को इन्फेक्शन हुआ है या इसको इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो अब इन्फेक्शंस क्या है, इन्फ्लेमेशंस क्या है, हम किस तरह जो है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उनके बेस पे जो मैकेनिज्म्स है यानी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन किस तरह काज हो सकती है, इसकी जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट है टुडे वी विल कवर ऑल ऑफ देम। ऑब्जेक्टिव डिस्कस चेन ऑफ इन्फेक्शंस, यानी इन्फेक्शंस की जो चेन है जिस प्रोसेस के जरिए इन्फेक्शंस काज होती है वो क्या है, और उसको हम कहते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शंस। यानी इसमें मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स हैं जो कि इन्फेक्शंस को काज कर सकती है। इन लिस्ट 5 कार्डिनल साइंस, इन्फ्लेमेशंस की जो 5 कार्डिनल साइंस है वो कौन से हैं। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कार्डिनल साइंस। और ये 5 कार्डिनल साइंस जो काज होती है इन रिजल्ट टू इन्फेक्शंस, वो किस तरह काज होती है, उनके बेस पे उनके बैक पे मैकेनिज्म्स क्या है। यानी ये कार्डिनल साइंस जो कि शो करती है इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन को, वो किस तरह काज होती है, उनके बैक पे फिनोमिना क्या है। डिस्कस पर्पस ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन की पर्पस क्या है, मकसद क्या है, उसकी एम्स क्या है, उसकी बेनिफिट्स क्या है, तो उन सबको हम जो है आज कवर करेंगे। इन्फेक्शन सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेक्शंस की, इसके बाद हम बात करेंगे इन्फ्लेमेशन की। तो इन्फेक्शंस क्या है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम इन्फेक्शंस को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इन्फेक्शंस का मतलब यह है द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीप्लिकेशंस एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। यानी जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर हो जाए और वहां पे वो अपनी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू करे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्फेक्शंस। यानी डिफिनीशंस क्या है, इन्फेक्शन इज द एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट इन द टिश्यू ऑफ अ होस्ट। तो देखिए होस्ट ये कोई भी जो है ह्यूमन बींग्स हो सकता है। तो इन्फेक्शन वो प्रोसेस है, वो एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट्स का मतलब यह है वो एजेंट, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सब्सटेंसेस, वो केमिकल्स जो कि इन्फ्लेमेशन काज करती है उसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट, या जो इन्फेक्शन काज कर सकती है उसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। तो सिंपल वर्ड्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट की जो कि इन्फेक्शन काज करती है उसकी एंट्री ह्यूमन बींग्स के अंदर और मल्टीप्लिकेशन यानी उसकी ग्रोथ जब बढ़ जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्फेक्शन। यानी एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड द होस्ट और ह्यूमन बॉडी। तो होस्ट ह्यूमन भी हो सकता है, ये कोई दूसरा जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। तो होस्ट जो है ये ह्यूमन बींग्स है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री और फिर उनकी जो है मल्टीप्लिकेशन, उनकी तादाद में इजाफा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्फेक्शंस। पैथोजन या इसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। अब देखिए पैथोजेंस एंड इन्फेक्शियस एजेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होती है, एक को हम कहते हैं पैथोजेनिक्स और दूसरे को हम कहते हैं नॉन पैथोजेनिक। तो पैथोजेनिक या इन्फेक्शियस एजेंट्स या इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब यह है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो केमिकल या वो इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस जो कि इन्फेक्शन काज करती है उसको हम कहते हैं, या वो जो डिजीज काज करती है उसको हम कहते हैं पैथोजन। यानी हर वो चीज, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनी सब्सटेंसेस जो कि काज करती है डिजीज को, उसको हम कहते हैं पैथोजेंस या इसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। अब माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म विद द एबिलिटी टू काज डिजीज, यानी हर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए हम यहाँ पे स्टडी करते हैं पैथोजेंस की। तो पैथोजेंस जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करती है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसको हम कहते हैं पैथोजेंस। तो पैथोजेंस ये बैक्टीरिया भी हो सकती है, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स। तो ये सब जाके ये पैथोजेनिक, ये मुख्तलिफ किस्म की डिजीज काज कर सकती है। तो पैथोजेंस का मतलब यह है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें डिजीज काज करने की एबिलिटीज पाई जाती है उसको हम कहते हैं पैथोजेंस। तो देखिए आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है नॉर्मल फ्लोरा। तो नॉर्मल फ्लोरा भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बट नॉट पैथोजेनिक, लेकिन वो पैथोजेनिक्स नहीं है, ह्यूमन बींग्स के लिए उसके बेनिफिट्स है और वो कोई डिजीज काज नहीं कर सकते। तो उसको हम पैथोजेंस या उसको हम इन्फेक्शियस एजेंट नहीं कह सकते। इन्फेक्शियस या पैथोजन हम उसको कहते हैं जो डिजीज काज करती है ह्यूमन बींग में। जिस तरह आप देखते हैं टाइफाइड है, मलेरिया है, डिफरेंट वायरल, बैक्टीरियल, फंगल जो है वो डिजीज है, तो उनको हम कहते हैं पैथोजेंस।
chain of infection, the process by which an infectious agent or pathogen pass from one organism to another पैथोजन। तो देखिए चेन ऑफ इन्फेक्शंस का मतलब यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक जगह से या एक एजेंट से दूसरे एजेंट तक किस तरह ट्रांसफर होती है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग्स तक किस तरह जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। तो मतलब यह है कि जितने भी पैथोजेंस है या इन्फेक्शियस एजेंट्स है वो चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है वो उसके रिलेटेड है। और चेन ऑफ इन्फेक्शंस का बेसिक मतलब यह है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को जो है वो ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज है, अब ये ट्यूबरक्लोसिस इस एक पेशेंट से जो कि इस डिजीज के साथ है, इससे एक हेल्थी इंसान को किस तरह ट्रांसफर होती है। तो इस प्रोसेस को यानी फ्रॉम द डिजीज एजेंट्स टू अ हेल्थी पर्सन, द ट्रांसफर ऑफ पैथोजन इज कॉल्ड चेन ऑफ इन्फेक्शंस। चेन ऑफ इन्फेक्शंस, चेन ऑफ इन्फेक्शंस के कुछ कंपोनेंट है। सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी चेन ऑफ इन्फेक्शंस में अगर इन्फेक्शियस एजेंट नहीं है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है जो कि डिजीज काज करती है, तो चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है इनकम्प्लीट है। यानी सबसे पहले हमारे पास वो कंपोनेंट होना चाहिए जो कि डिजीज काजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जाहिर बात है इन्फेक्शियस एजेंट या पैथोजेंस हो सकते हैं, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हो सकती है, बैक्टीरिया, फंजाई, और इसके साथ साथ पैरासाइट हो सकती है। तो सबसे पहले वो चीज होना चाहिए, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होनी चाहिए जो कि डिजीज को काज करता है। इसके बाद ये रिजर्वायर, रिजर्वायर का मतलब यह है कि वो लिविंग थिंग्स जिसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं रिजर्वायर। इसके बाद रूट ऑफ एग्जिट, रूट ऑफ एग्जिट का मतलब यह है कि इस रिजर्वायर से वो रिजर्वायर जिसके अंदर कोई इन्फेक्शियस एजेंट मौजूद हो, ये ह्यूमन बींग्स भी हो सकता है, कोई दूसरा जो है लिविंग थिंग्स भी हो सकता है, कोई इन्वायरमेंटल कंपोनेंट भी हो सकता है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं टीबी। तो अब ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो इन्फेक्शियस, उसके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इन्फेक्शियस एजेंट है, और इसके जो डिजीज का काजिटिव ह्यूमन बींग्स है या वो ह्यूमन बींग्स जिसमें ट्यूबरक्लोसिस के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो, टीबी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं रिजर्वायर। अब देखिए अगर ये जो है छींकना स्टार्ट करे, जो है ये स्नीजिंग स्टार्ट करे, तो इसके जरिए जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ह्यूमन बींग्स तक ट्रांसफर होती है, तो उसको हम कहते हैं रूट ऑफ एग्जिट। यानी ये रिजर्वायर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से रूट से जो है वो एग्जिट होके किसी दूसरे ह्यूमन बींग्स तक ट्रांसफर हो सकती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब यह है कि देखिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस रिजर्वायर से जो है बाहर चला गया, लेकिन ये फिर दूसरे इंसान तक जो है एयर के जरिए ट्रांसफर होता है, कॉन्टेक्ट के जरिए ट्रांसफर होता है, वाटर के जरिए ट्रांसफर होता है, इन्वायरमेंटल कंपोनेंट के जरिए ट्रांसफर होती है, तो उसको हम कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यानी कौन से मोड के जरिए, एयर के जरिए, जो है फूड के जरिए, कांटेक्ट के जरिए, ये किस रूट के जरिए, यानी इसकी ट्रांसमिशन जो है ये किस प्रोसेस के जरिए हो सकती है। इसके बाद है रूट ऑफ एंट्री। अब देखिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेट्स सपोज हम ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहे हैं, टीबी की, तो ये फॉर एग्जांपल जो है एयर के जरिए इसके ड्रॉपलेट के थ्रू जो है इसकी ट्रांसमिशन होती है। अब जब ये इसकी ट्रांसमिशन हो जाए तो ये दूसरे इंसान को किस रूट के जरिए ह्यूमन बींग्स में, ये दूसरे इंसान में एंटर होता है। तो देखिए जब कोई दूसरा बंदा उस इन्वायरमेंट में जिसमें ट्यूबरक्लोसिस के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हो एयर में, जब वो इसमें इनहेलेशन करे, उसमें जो है वो रिस्पायरेशन स्टार्ट करे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रूट ऑफ एंट्री। यानी वो इनहेलेशन के जरिए उस ह्यूमन बींग्स के लंग्स के अंदर चला जाता है। सक्सेप्टेबल होस्ट, सक्सेप्टेबल होस्ट का मतलब यह है कि वो ह्यूमन बींग्स जिसकी इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमने पढ़ा भी है कि इम्यून सिस्टम का काम यह है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ रेजिस्टेंट पेश करती है, लेकिन कुछ पेशेंट जो है उसकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमजोर होती है, जिसको हम कहते हैं सक्सेप्टेबल होस्ट। सक्सेप्टेबल होस्ट का मतलब यह है कि या उसमें कोई डिजीज प्रेजेंट होती है, या उसकी इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है, या उसकी ह्यूमन बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो कमजोर होती है, तो उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजिली जाके वहां पे वो डिजीज काज कर सकती है। तो सक्सेप्टेबल होस्ट वो होस्ट है जिसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर होती है और उसमें कोई डिजीज काज करती है। तो इसको हम कहते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन। यानी एक डिजीज एजेंट से, यानी इस एनिमल से, इस ह्यूमन बीइंग से जिसमें कोई डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थी, इससे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक चेन के जरिए, एक प्रोसेस के जरिए वहां से निकल गया, फिर एक ट्रांसमिशन मोड के जरिए किसी दूसरे एंट्री रूट से जो है वो एक सक्सेप्टेबल या एक कंप्रोमाइज इम्यून सिस्टम की पेशेंट में जो है वो एंटर हुआ और वहां पे उसने कोई डिजीज काज की, तो उसको
हम कहते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन। यानी इन्फेक्शन की काज के लिए, यानी एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग्स तक पैथोजन की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए जो मूड्स है, जो प्रोसेस है, जो फिनोमेना है, उसको हम कहते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो एमसीक्यूज में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि द एजेंट्स, या इस तरह भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि द ह्यूमन बींग्स वेयर देयर इज प्रेजेंट इन्फेक्शियस एजेंट इज कॉल्ड। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि वो कहलाया जाता है रिजर्वायर, यानी वो ह्यूमन बींग्स जिसमें कोई डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं रिजर्वायर। ये द रूट ऑफ एग्जिट फ्रॉम रिजर्वायर इज कॉल्ड रूट ऑफ एग्जिट। तो ये आप लोगों को ये फिनोमेना जो है ये याद रखना है कि इन्फेक्शियस एजेंट, अब ये इन्फेक्शन अगर किसी ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट हो तो वहां से ये जिस रूट के जरिए निकलता है, तो देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूरिन के जरिए जो है इन्वायरमेंट में वो निकल जाते हैं, कुछ स्टूल के जरिए, कुछ जो है रिस्पायरेशन जब हम एक्सहेलेशन करते हैं उसके जरिए जो है वो इन्वायरमेंट में एग्जिट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं रूट ऑफ एग्जिट। इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, रूट ऑफ एंट्री, और एक ससेप्टेबल होस्ट या वो ह्यूमन बींग्स जिसका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हो, या उसकी इम्यून सिस्टम वीक हो, या ऑलरेडी उसको कोई डिजीज हो, तो किसी दूसरी डिजीज के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए अच्छा माहौल, फेवरेबल माहौल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इम्यून सिस्टम जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ फाइटिंग करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हम बात करेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मेथड ऑफ ट्रांसफर बाय विच द ऑर्गेनिजम्स मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन या चेन ऑफ ट्रांसमिशन, इसका मतलब यह है कि किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है, या एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग्स में, या एक इन्वायरमेंट से किसी ह्यूमन बींग्स में, या वाटर से जो है ह्यूमन बींग्स में। तो मतलब यह है कि किस तरह जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है। पोर्टल ऑफ एंट्री refer to the process by which a pathogens enter the host body। पोर्टल ऑफ एंट्री यानी हमने दो पोर्टल्स को जो है वो स्टडी किया, एक था पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब यह है कि अगर एक ह्यूमन बींग्स में किसी डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके जिस्म से किस तरह जो है वो इन्वायरमेंट में निकल के किसी दूसरे ह्यूमन बींग्स तक ट्रांसफर होती है, तो उसको हम कहते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब यह है कि अगर इन्वायरमेंट के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो जो कि किसी रिजर्वायर ने इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ा है, अब ये किस तरह हमारे ह्यूमन बॉडी में जो है वो एंटर होती है। जिस तरह आप कोविड का दौर चल रहा है, तो इस टाइम पे आप सुनते हैं कि कोविड का जो है वो रिस्पायरेशन के थ्रू या रिस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो एंटर होता है, तो उसको हम कहते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब यह है वो एंट्रिंग गेट, यानी हर जगह पे लिखा होता है कि ये एंट्रिंग गेट है और ये आउटिंग गेट है। एंट्रिंग गेट का मतलब यह है कि उसके जरिए कोई भी बंदा किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज के अंदर जो है वो एंटर होता है। तो पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब यह है वो एंट्रिंग गेट जिसके जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स में एंटर होता है। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब क्या है? Any disruption in the integrity of the body surface barrier such as skin or mucous membrane। पेनिट्रेशन का मतलब यह है कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन के जरिए या म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर हो जाए, तो उसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन। यानी कुछ कंडीशन में अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई गन शॉट हो जाए, कोई बुलेट शॉट हो जाए, या कोई आरटीए का केस है जिसकी स्किन की इंटेग्रिटी जो है वो कंप्रोमाइज है, स्किन में कोई ब्रेक है, वहां पे कोई जो है वो इंजरीज है, तो उसके जरिए अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी में इंटर हो जाए तो उसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन। ओपन वुंड्स, जिस तरह मैंने बात की ओपन वुंड्स, अगर किसी जगह पे कोई ओपन वुंड है, सर्जरी हुई है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, या कोई मेडिकल प्रोसीजर हुआ है, जिस तरह हम कैथेटराइजेशन करते हैं, हम IV लाइन पास कर लेते हैं, हम फीडिंग कर लेते हैं, इन्वेसिव प्रोसीजर। इन्वेसिव प्रोसीजर का मतलब यह है कि अगर स्किन के अंदर हम कोई जो है वो फिनोमेना करें, जिस तरह हम आर्टेरियल लाइन पास कर लेते हैं, हम जो है CVP लाइंस पास कर लेती है, तो उसको हम कहते हैं इन्वेसिव प्रोसीजर। और नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर का मतलब यह है कि उसमें हम स्किन की इंटीग्रिटी को हम जो है वो नहीं छेड़ते, बल्कि स्किन जो है वो इंटेक्ट रहती है, और स्किन के ऊपर जिस तरह BP कफ हम पेशेंट के ऊपर जो है वो इस तरह फ्लेट करके उसकी BP चेक कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉन इन्वेसिव। यानी हम स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, स्किन में हम कोई जो है वो इसी तरह फ्रैक्चर्स नहीं लाते। तो पेनिट्रेशन का मतलब यह है कि अगर हम कोई फिनोमेना करें, जिस तरह हम कहते हैं कि अगर आप IV लाइन करते हैं, तो IV लाइन से पहले आप लोगों ने जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन की प्रिवेंशन के लिए, वो आप लोगों ने फॉलो करने हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम पेनिट्रेशन के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर होते हैं उसकी हम कम करने की कोशिश करते हैं।
इंजेशन का मतलब क्या है? द एंट्री ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर टॉक्सिक प्रोडक्ट थ्रू द ओरल कैविटी। अगर हम ओरल कैविटी, यानी इंजेशन का मतलब ये है ओरल कैविटी, अगर हम ओरल कैविटीज के जरिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटर करे, या अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओरल कैविटी के जरिए ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाए, तो उसको हम कहते हैं इंजेशन। यानी जिस तरह आप लोग देखते हैं कि हम मुख्तलिफ किस्म के कंटामिनेटेड फूड आइटम्स लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बेकरीज फूड जो है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसमें जो है एक ह्यूज अमाउंट में वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाए इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, जो कि फूड बर्न डिजीज आप लोगों ने पढ़ा है माइक्रोबायोलॉजी में, फूड बर्न डिजीज जो है वो काज कर सकती है, जिस तरह बोटलिज्म है, जिस तरह डाइसेंट्रीज है, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो डिजीज है जो कि फूड कंटामिनेटेड फूड के खाने की वजह से काज होती है, तो उसको हम कहते हैं इंजेशन। यानी ओरल रूट के जरिए अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर हो जाए ह्यूमन बींग्स में। इन्फेक्शंस, कोलरा, टाइफाइड, फीवर, डिसेंट्री, अमेबिक एंड बेसिलरी फूड पॉइजनिंग एंड हेपेटाइटिस ए एंड डी, तो ये मुख्तलिफ किस्म की ये इन्फेक्शन जिसमें कोलरा है, टाइफाइड फीवर है, डिसेंट्रीज है, बेसिलरी फूड पॉइजनिंग एंड हेपेटाइटिस, तो ये सब एग्जांपल्स है उन डिजीज की, उन इन्फेक्शंस की जो कि थ्रू इंजेक्शन के जरिए या थ्रू ओरल रूट जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो एंटर्स होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट, सम पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम इन्फेक्टेड टिश्यू और secretion to expose intact mucous membrane, sexually transmitted disease such as gonorrhea, syphilis, chlamydia and herpes। तो देखिए कुछ डिजीज इस तरह होती है जो कि डायरेक्टली एक डिजीज पेशेंट के साथ या एक रिजर्वायर के साथ या एक वो पेशेंट जिसमें कोई डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, अगर हमारा डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट हो जाए तो वो हमें जो है वो डिजीज काज हो सकती है। तो उस तरह की डिजीज को जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट के जरिए जो है वो काज होती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। और इसके मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल जिस तरह एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर कोई बंदा किसी ऐसी पार्टनर के साथ जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट करे जिसमें एड्स हो, जिसमें गोनोरिया, सिफिलिस या एचआईवी के जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायरस वहां पे प्रेजेंट हो, तो डायरेक्टली कांटेक्ट के जरिए उस बंदे में भी वो डिजीज जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। यानी डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब यह है कि अगर डिजीज के रिजर्वायर के साथ हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाए, जिस तरह सेक्सुअल कांटेक्ट है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए जितनी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए जो है डायरेक्टली कांटेक्ट के जरिए जो है वो एक डिजीज रिजर्वायर पर्सन से एक हेल्थी पर्सन या एक एक्सेप्टेबल होस्ट में जो है वो ट्रांसफर होती है, तो इस डायरेक्ट कांटेक्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिशन। इनहेलेशन का मतलब यह है कि अगर माइक्रो, देखिए ये सब जो है ये ट्रांसमिशन के रूट्स है कि किस तरह जो है डिजीज जो है एक या डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडीज में इंटर्स होती है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसमिशन के रूट्स है। इनहेलेशन का मतलब यह है कि अगर हम रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ह्यूमन बॉडी में चला जाए, जिस तरह कोविड के जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोविड के पैथोजेंस है, या इस तरह मुख्तलिफ किस्म के टाइफाइड्स है, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो निमोनियाज है, तो मतलब क्या है कि इनहेलेशन या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो जाए तो उस रूट को हम कहते हैं इनहेलेशन रूट ऑफ ट्रांसमिशन। अ नंबर ऑफ पैथोजेंस कैन इन्वाइट द ह्यूमन बॉडी थ्रू द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूडिंग एजेंट ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया। तो देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या इसके दूसरी जो एग्जांपल है लिजियोनेला, निमोफिलिया, मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस, तो ये मुख्तलिफ किस्म के वो डिजीज है जो कि इनहेलेशन रूट के थ्रू एक रिजर्वायर से एक सक्सेप्टेबल ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो इंटर होता है। इसके साथ साथ ट्यूबरक्लोसिस एंड द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा एंड कोविड-19। तो ये जितनी भी वायरसेस है या जितनी भी डिजीज के पैथोजेंस है जो कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के जरिए, या अगर हम किसी ऐसी जगह पे इनहेलेशन जो है वो स्टार्ट करें जहां पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, तो उसकी एंट्री के चांसेस हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा है। तो इस रूट ऑफ ट्रांसमिशन को हम कहते हैं इनहेलेशन रूट ऑफ ट्रांसमिशन। होस्ट का मतलब क्या है? होस्ट का मतलब यह है वो ह्यूमन बींग्स जिसकी इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हो, या वो ह्यूमन बींग्स जिसकी ह्यूमन बॉडी वीक हो, वो रेजिस्टेंट शो नहीं कर सकता किसी डिजीज के पैथोजेंस के खिलाफ, तो उस ह्यूमन बॉडी को हम कहते हैं होस्ट।
a person who cannot resist a microorganism invading the body, multiplying and resulting in infection। यानी वो ह्यूमन बींग्स जिसकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, वो रेजिस्टेंट शो नहीं कर सकता कि उसके ह्यूमन बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसकी इन्वेडिंग को, उसकी मल्टीप्लिकेशन को प्रिवेल करे, तो उस ह्यूमन बींग्स को, उस कंप्रोमाइज इम्यून सिस्टम को हम कहते हैं होस्ट। द होस्ट इज सक्सेप्टेबल टू डिजीज, यानी जिस तरह मैंने आपको बताया कि होस्ट वो ह्यूमन बींग्स की वो बॉडी है जो कि सक्सेप्टेबल है, जो कि फेवरेबल है किसी डिजीज की कजेशन के लिए, लैकिंग इम्यूनिटी टू ओवरकम द इन्वेजन बाय द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी होस्ट की जो सक्सेप्टेबिलिटीज होती है, उसकी जो इम्यून सिस्टम्स होती है, उसमें ये पावर्स नहीं होती, उसमें इतनी जो है वो एबिलिटीज नहीं होती कि वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को या उसकी मल्टीप्लिकेशन को प्रिवेंट कर सके। और इस तरह जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी के अंदर एंटर हो जाए तो वहां पे डिजीज जो है वो कास हो सकती है। तो मतलब यह है कि होस्ट ह्यूमन बींग्स की बॉडी है जिसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो या इसकी ह्यूमन इम्यूनिटी में वो एबिलिटी ना हो जो कि किसी डिजीज के खिलाफ रेजिस्टेंट शो करे। रिजर्वायर का मतलब यह है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें किसी डिजीज के, वो ह्यूमन बॉडी जिसमें किसी डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो। यानी रिजर्वायर का मतलब यह है जहीरा, जिसको हम कहते हैं जहीरा, यानी या जिसको हम कहते हैं द एरिया ऑफ द रिसोर्सेज या द एरिया ऑफ द सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो। तो वो ह्यूमन बींग्स जिसमें किसी डिजीज जो है उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं रिजर्वायर। अब देखिए ये ह्यूमन बॉडी भी हो सकता है, ये कोई इन्वायरमेंटल जो है इन्वायरमेंटल प्लेस भी हो सकता है, कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन भी हो सकता है। तो रिजर्वायर की डेफिनेशन हम किस तरह कर सकते हैं, अ प्लेस विद इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन थ्रिव एंड रिप्रोड्यूस, यानी वो जगह जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे अपनी ग्रोथ जो है वो कर रहा हो और वहां पे अपनी वो रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रिव इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, फूड, वाटर, टॉयलेट सीट, ह्यूमन फीसिस, रिस्पिरेटरी सेक्रेशन। तो मतलब यह है कि रिजर्वायर वो ह्यूमन बींग्स है या वो जगह है या वो एरिया है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो। मतलब यह है कि वो एरिया जिसमें कसीर तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं रिजर्वायर। अब ये स्टूल भी हो सकता है, ये ह्यूमन बींग्स भी हो सकता है, ये किसी इन्वायरमेंटल कंपोनेंट भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन भी हो सकता है। Portal of exit, providing a way from a microorganism to leave the reservoir, respiratory tract या intestine। तो देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब यह है कि अब इस रिजर्वायर से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह निकल के वो किसी दूसरे ह्यूमन बींग्स में चले जाते हैं और वहां पे इंफेक्शन काज कर दिए, तो इसको हम कहते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट। यानी रिजर्वायर से, यानी वो एरियाज जहां पे कसीर तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह निकल के किसी दूसरे हेल्थी ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर चल के वहां पे कोई डिजीज जो है वो काज करे। स्टेज ऑफ इन्फेक्शंस, अब देखिए इन्फेक्शंस की जो है वो स्टेज क्या है, इसके स्टेजेस क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं कार्डिनल स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शंस। तो ये बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शंस। तो सबसे फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड जो इसको हम कहते हैं नो सिम्टम्स। तो मतलब यह है कि द पीरियड फ्रॉम द एंट्री टू multiplication of the microorganism inside the human body is called incubation period। यानी जब फर्स्ट टाइम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर हो जाए तो इस एंट्री टाइम से लेके जब वो वहां पे जाके अपनी तादाद को इंक्रीज करे तो उस टाइम को, यानी इस टाइम के ड्यूरेशन को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और मोस्टली ये जो है नो सिम्टोमेटिक यानी अनसिम्टोमेटिक जो है ये पीरियड होती है जिसमें कोई सिम्टम डिजीज के नहीं होती। प्रोड्रोमल पीरियड, वेक सेंस ऑफ नॉट बीइंग वेल, इनको प्रोड्रोमल पीरियड का मतलब यह है वो पीरियड जिसमें डिजीज के सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाए, तो उस पीरियड को हम कहते हैं प्रोड्रोमल पीरियड। यानी कंप्लीट जब डिजीज, किसी भी डिजीज की प्रेजेंस हमारे ह्यूमन बॉडी में हमें पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। यानी जब हमें कोई डिस्कम्फर्ट या हमें कोई जो है साइन सिम्टम अपीयर होना स्टार्ट होती है तो तब हमें पता चल जाता है कि देयर इज सम इन्फेक्शन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। इन्वेसिव फेज फूड बॉर्न इलनेस, यानी जब डिजीज के सिम्टम या डिजीज की जो फिनोमिना है, पैथोलॉजिकल चेंजेस है, वो जब पिक पे
चली जाए तो उस स्टेज को हम कहते हैं इन्वेजिव फेज, यानी जब वो किसी सिस्टम को कंप्लीटली कंप्रोमाइज करे, किसी सिस्टम के फंक्शंस को कंप्लीट जो है वो डिस्टर्ब करे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस स्टेज को हम कहते हैं फुल ब्लाउन इलनेस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शंस के, इन्फेक्शन के स्टेजेस क्या है, यानी किस तरह इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होती है, यानी किस तरह इन्फेक्शन जो है वो काज होती है इनसाइड द ह्यूमन बीइंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Acme, peak of disease, either the immune system gains control, medical treatment occur or death। तो देखिए एक्मी का मतलब यह है जब डिजीज अपनी एहतिताम तक पहुंचे, जब डिजीज एक टर्मिनल स्टेज तक पहुंचे, जिसमें या हम डिजीज को जो है वो किसी ट्रीटमेंट प्रोसेस के जरिए कंट्रोल करें, या वो डिजीज जो है वो डेथ या एक्सपायरी काज करे, तो उस लास्ट स्टेज को या टर्मिनल स्टेज ऑफ द डिजीज इसको हम कहते हैं एक्मे। डिक्लाइन फेज, डिक्लाइन फेज का मतलब यह है वो स्टेज जिसमें डिजीज जो है वो लो लेवल पे स्टार्ट होना शुरू हो जाए, उसके सिम्टम जो है वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाए, तो उस फेज को हम कहते हैं डिक्लाइन फेज। यानी सिम्टम ब्रॉड अंडर कंट्रोल, यानी डिजीज के जो सिम्टम्स होती है वो डिसअपीयर होना स्टार्ट होती है। मतलब यह है कि डिजीज अंडर ट्रीटमेंट, जब हम किसी डिजीज के लिए कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और वो ट्रीटमेंट प्लान अगर सक्सेसफुल हो जाए तो डिजीज के सिम्टम डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाए। कन्वल्सेंट फेज, बॉडी इज रिपेयरिंग डैमेज। कन्वल्सेंट फेज का मतलब यह है कि वो फेज जिसमें बॉडी अपनी रिजनरेशन करती है, अपनी लॉस को या अपनी डैमेज को दोबारा रिकवर करना चाहती है, रीगेन करना चाहता है, करना स्टार्ट करे, तो उस फेज को हम कहते हैं कन्वल्सेंट फेज। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे कोई फ्रैक्चर या कोई इंजरी हो गया, अब आप लोग देखते हैं कि जब इन्फेक्शन ठीक हो जाए तो कुछ महीनों तक वो एरिया जो है उसकी हीलिंग स्टार्ट होती है। तो उस फेज को जिसमें हीलिंग स्टार्ट होती है या ह्यूमन बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा जो है वो रीगेन करना चाहता है, तो उस फेज को हम कहते हैं कन्वल्सेंट फेज। सिक्वली, रिमेनिंग सिम्टम द बॉडी कैन नॉट रिपेयर। सिक्वली का मतलब यह है वो सिम्टम जो कि किसी डिजीज के बाद, फॉर एग्जांपल डिजीज ट्रीट हो जाए, लेकिन कुछ सिम्टम डिजीज के वो थ्रू आउट द लाइफ जो है वो प्रेजेंट होती है। जिस तरह कुछ इंजरीज के स्कार्स होती है, अगर किसी जगह पे इंजरीज हो जाए तो उसके स्कार जो है वो थ्रू आउट द लाइफ रिमेन्स जो है वो रहते हैं। इस तरह कुछ डिजीज है कि उस डिजीज के जो सिम्टम्स है वो थ्रू आउट द लाइफ आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज स्टिल वो प्रेजेंट होती है, तो उसको हम कहते हैं सिक्वली। यानी रिमेनिंग सिम्टम द बॉडी कैन नॉट रिपेयर, यानी वो सिम्टम जिसको ह्यूमन बॉडी जो है वो रिपेयर नहीं कर सकती। तो ये स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से अक्सर जो है वो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इनक्यूबेशन पीरियड कौन सा है, प्रोड्रोमल पीरियड कौन सा है, इन्वेसिव या एक्मे या डिक्लाइन या कन्वल्सेंट या सिक्वली जो है वो स्टेजेस या फेजेस कौन से है। तो आप लोगों को इसकी जो कंडीशंस है या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आप लोगों को याद रखना चाहिए, एंड यू शुड मेमोरेबल फॉर एमसीक्यू। अब हम बात कर रहे हैं इनक्यूबेशन पीरियड, यानी इनक्यूबेशन पीरियड्स क्या है। टाइम फ्रॉम एंट्रेंस ऑफ पैथोजन इनटू द बॉडी टू अपीयर अ फर्स्ट सिम्टम। तो देखिए कुछ जगहों पे ये इस तरह लिखा है कि जब एक दफे से फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो इंटर हो जाए, जब फर्स्ट टाइम उसकी सिम्टम जो स्मॉल सी सिम्टम्स होती है जब वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाए, यानी एंट्री से लेके फर्स्ट सिम्टम तक जो है इसको हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। लेकिन कुछ बुक्स में ये लिखा है कि जब डिजीज जो है किसी डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो जाए और वो अपना ग्रोथ जो है वो स्टार्ट करे, तो उसके दरमियान जो पीरियड है उसको हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। लेकिन आप इसलिए भी जो है आप लोग मेमोराइज कर सकते हैं कि एंट्री से लेके फर्स्ट सिम्टम तक जो पीरियड है उसको हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। ड्यूरिंग दिस टाइम पैथोजन ग्रो एंड मल्टीप्लाई विदाउट प्रोड्यूसिंग रिकॉग्नाइजेबल सिम्टम इन द होस्ट। यानी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इस टाइम पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हुआ, अब उसने अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट किया गया, तो अब ये भी जो है आप जो है बात कर सकते हैं कि नॉट रिकॉग्नाइजेबल, यानी बिल्कुल क्लियर कट उसके सिम्टम्स नहीं होते। यानी इनक्यूबेशन पीरियड में डिजीज के क्लियर कट या रिकॉग्नाइजेबल सिम्टम्स नहीं होती, लेकिन स्टिल पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हुई है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट है, तो इसको हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। तो अब देखिए इनक्यूबेशन पीरियड यानी फर्स्ट अगर आप स्केच से देख ले तो हम इसको जो है अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड यानी जब फर्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटर हो जाए और इसकी जो ग्रोथ है वो जो है स्टार्ट हो जाए। प्रोड्रोमल पीरियड का मतलब यह है कि इस पीरियड में डिजीज की जो सिम्टम्स है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो नंबर है वो बहुत ज्यादा हाई मिकदार में ह्यूमन बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो नंबर है वो प्रेजेंट होती है। इस तरह पीरियड ऑफ इलनेस या पीरियड ऑफ इलनेस ये पिक
है जिसमें डिजीज जो है वो एक पीक स्टेज पे प्रेजेंट होती है और हमें उसके जितने भी साइन एंड सिम्टम्स है वो हमें फेस करना पड़े। यानी पीरियड ऑफ इलनेस में डिजीज जो है वो एक पीक पे होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी तादाद के एक ह्यूज नंबर पे प्रेजेंट होती है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो अगर इस स्टेज पे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो पीरियड ऑफ डिक्लाइन स्टार्ट होती है। डिक्लाइन का मतलब यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए अब ये लाइन नीचे की तरफ जो है वो जा रहा है, तो मतलब यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद जो है ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। पीरियड ऑफ कन्वल्सेंस, कन्वल्सेंस का मतलब यह है कि इस तादाद में देखिए ये नॉर्मल लाइन है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद तो कम हो गया, लेकिन फिर भी ह्यूमन बॉडी जो है वो कोशिश कर लेती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जितना नुकसान किया है, जितने सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब किया है, वो ह्यूमन बॉडी कोशिश कर लेता है कि उसको दोबारा जो है वो रिगेन करे और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जो है वो दोबारा आ जाए। तो उस पीरियड को हम कहते हैं पीरियड ऑफ कन्वल्सेंस। तो ये मुख्तलिफ किस्म के पीरियड है। आप इस जो है बाहर से स्त्री शोर लाइन से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड में फर्स्ट टाइम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हुआ। प्रोड्रोमल पीरियड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अपनी ग्रोथ जो है इसको इंक्रीज किया गया। पीरियड ऑफ इलनेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी तादाद के ह्यूज अमाउंट पर जो है वो प्रेजेंट, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद जो है वो एक पीक पे मौजूद थी। पीरियड ऑफ डिक्लाइन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ट्रीटमेंट की वजह से या इम्यूनिटी की वजह से वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो नंबर है। और पीरियड ऑफ कन्वल्सेंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म होती है, लेकिन फिर भी ह्यूमन बॉडी कोशिश कर लेती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जितनी भी चेंजेस लाए हैं उसको दोबारा रिगेन किया जाए, उसको दोबारा जो है वो रिकवर किया जाए। प्रोड्रोमल पीरियड क्या है? Time from onset of non-specific symptoms such as fever, malaise and fatigue to more specific symptom. प्रोड्रोमल पीरियड्स का मतलब यह है वो पीरियड जिस तरह हमने जो है वो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमने जो है उसको आइडेंटिफाई किया कि प्रोड्रोमल पीरियड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी तादाद में जो है उसमें इजाफा जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो तादाद है जिस तरह आप लोग यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए फर्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ और उसकी ये तादाद जो है ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो इस फर्स्ट टाइम एंट्री से लेके यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो फर्स्ट सिम्टम्स है उसके दरमियान जो टाइम है उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। फिर प्रोड्रोमल पीरियड है, इसमें मजीद डिजीज की जो सिम्टम्स है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद जो है वो कन्वल्सेंट जो है। अब देखिए अगर प्रोड्रोमल पीरियड के बाद हम कोई ट्रीटमेंट या कोई जो है हम डिजीज के लिए कोई केयर जो है वो स्टार्ट करें तो ये या तो डिजीज को काज कर सकती है परमानेंट या डेथ को काज कर सकती है, या इसके जरिए जो है अगर डिजीज की जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाए तो रिकवरी या रीजनरेबिलिटी जो है वो काज हो सकती है। तो मतलब यह है कि प्रोड्रोमल पीरियड के बाद जिसमें डिजीज के साइन सिम्टम जो है वो हमें फील होना स्टार्ट हो जाए, जिस तरह फीवर है, मेलेज है, वीकनेसेस है एंड फैटिग्स है, और इसके बाद जो है वो स्पेसिफिक सिम्टम यानी किसी भी डिजीज के, तो देखिए किसी भी इन्फेक्शन की कुछ जो सिम्टम्स है वो कॉमन होती है और इसके बाद हर एक डिजीज के साथ हर एक पैथोजन के साथ कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं और ये स्पेसिफिक सिम्टम्स जो है ये हमें फील होती है इन द सब क्लिनिकल डिजीज। सब क्लिनिकल स्टेज या सब क्लिनिकल डिजीज में डिजीज की जो स्पेसिफिक सिम्टम्स होती है वो हमें अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद देखिए अगर प्रोड्रोमल पीरियड के बाद हम कोई जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो जाहिर बात है डिजीज जो है वो रिकवरी फेज पे आ जाती है, लेकिन अगर हम कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करें या ट्रीटमेंट सक्सेसफुल ना हो जाए तो वो डेथ या इस तरह एक्सपायरी को जो है वो काज कर सकती है। तो ये क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है। क्रिटिकल थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि इसके बाद या तो डेथ काज हो सकती है या इसके बाद जो है दोबारा किसी क्रोनिक डिजीज जो है वो काज हो सकती है। क्रोनिक डिजीज का मतलब यह है कि वो डिजीज पे प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट हो जाता है। तो मतलब यह है कि क्रिटिकल थ्रेशोल्ड में 3 पॉसिबिलिटीज है, या क्रोनिक डिजीज काज होती है यानी क्रिटिकल थ्रेशोल्ड से पहले डिजीज को हम कंसीडर कर लेते हैं एक्यूट डिजीज और इसके बाद हम उसको जो है कंसीडर कर लेते हैं क्रोनिक डिजीज। तो या क्रोनिक डिजीज काज हो सकती है जो कि प्रोलॉन्ग टाइम्स के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या वो डिजीज जो है रिकवरी काज हो सकती है, ट्रीटमेंट प्लान अगर सक्सेसफुल हो जाए, या डेथ या एक्सपायरी जो है वो काज हो सकती है अगर ट्रीटमेंट प्लान फेल हो जाए। ड्यूरेशन ऑफ दिस स्टेज वेरी फ्रॉम होस्ट टू होस्ट, और इस तरह प्रोड्रोमल पीरियड की जो ड्यूरेशन है वो होस्ट टू होस्ट जो है वो डिफरेंट है, यानी ह्यूमन बॉडी के इम्यूनिटी के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के जो है वो ग्रोथ के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर वो डिपेंडेंट है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो जाहिर बात है प्रोड्रोमल पीरियड जो है वो ज्यादा होगा, यानी ज्यादा टाइम के लिए जो है वो डिजीज के सिम्टम जो है वो अपीयर होना स्टार्ट नहीं होंगे, चूंकि इम्यून सिस्टम जो है वो डिजीज के खिलाफ जो है वो फाइटिंग जो है वो कंटिन्यू रखता है।
Acute stage, the host experience maximum impact of the infectious process corresponding to rapid proliferation and dissemination of the pathogen. Acute stage का मतलब यह है वो maximum इन्फेक्ट जो कि ह्यूमन बॉडी फील कर लेता है जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इंटर हो जाए, यानी वो स्टेज एक्यूट स्टेज, यानी किसी भी डिजीज के दो स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं एक्यूट स्टेज एंड क्रॉनिक स्टेज। तो एक्यूट स्टेज वो स्टेज है जिसमें होस्ट एक्सपीरियंस करता है मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ द इन्फेक्शन प्रोसेस कोरिस्पॉन्डिंग टू प्रोलिफरेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ द पैथोजन, यानी इस स्टेज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है, उसकी जो प्रोलिफरेशन होती है, उसकी जो सेल डिवीजन होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और ह्यूमन बॉडी इसकी जो इम्पैक्ट्स होती है उसको एक्सपीरियंस करता है, यानी ह्यूमन बॉडी में उसकी जो साइन एंड सिम्टम्स होती है वो फील होना स्टार्ट होती है। तो जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि जितनी भी एक्यूट डिजीज होती है उसकी साइन एंड सिम्टम बहुत ज़्यादा सीवियर होती है और जितनी भी क्रॉनिक डिजीज होती है उसकी साइन एंड सिम्टम जो है इसकी सेवेरिटीज कम होती है। तो मतलब यह है कि एक्यूट स्टेज में हमें बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के साइन सिम्टम जो है वो फील होना स्टार्ट होती है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ से जो है उसकी प्रोलिफरेशन होती है, उसकी सेल डिवीजन होती है, उसकी ग्रोथ होती है। ड्यूरिंग दिस फेज टॉक्सिक प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, सेल लाइसिस एंड द इम्यून रिस्पॉन्स माउंटेड बाय द ह्यूमन बाय द होस्ट कंबाइन टू प्रोड्यूस टिश्यू डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन। तो चूंकि एक्यूट स्टेज में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एक तरफ वो टॉक्सिन्स रिलीज कर लेती है, दूसरी तरफ या तो वो ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है वो उस पर अटैक कर लेता है, सेल की जितने भी कंपोनेंट है उसके ऊपर, सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स है उसके ऊपर जो है वो अटैक कर लेता है, या इम्यून सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब कर देती है, या मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर लेती है। तो मतलब ये कि वो किसी ना किसी तरीके से सेल को डिमेज कर लेता है और इसके रिजल्ट में जो इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस है, तो इन्फ्लेमेशन जो है ये एक प्रोटेक्टिव प्रोसेस है अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन जिस तरह हमने पहले बात की डिफिनेशन की, तो इन्फ्लेमेशन इसके रिस्पांस में एक प्रोटेक्टिव प्रोसेस है ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। Convalescence period characterized by the containment of infections, progressive elimination of the pathogen, repair of damaged tissue and resolution of associated symptoms। तो convalescence period का मतलब यह है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जितनी भी कंटामिनेशंस होती है, जितनी भी टॉक्सिन्स होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जितनी भी डेड सेल्स होती है जो कि ह्यूमन सेल्स के अंदर पड़े रहते हैं, उसको जो है दोबारा वॉशअप किया जाता है, उसको सेल से बाहर निकाला जाता है और इसमें ह्यूमन बॉडी कोशिश कर लेते हैं, ह्यूमन सेल्स कोशिश कर लेती है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा रीगेन किया जाए। रेजोल्यूशन इज द टोटल एलिमिनेशन ऑफ पैथोजन फ्रॉम द बॉडी विदाउट रिजाइडियल सिम्टम साइन और सिम्टम ऑफ डिजीज। रेजोल्यूशन फेज जो है वो लास्ट फेज है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जितने भी उसके इन्फेक्शंस के स्टेप्स है वो बिल्कुल कंप्लीट खत्म होती है और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितनी भी होती है वो कंप्लीट ह्यूमन बॉडी से जो है वो निकल जाती है। तो इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन फेज, यानी इसमें जितनी भी डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। तो एमसीक्यूज में अगर आ गया कि वो स्टेप जिसमें डिजीज के कंप्लीट साइन एंड सिम्टम डिसअपियर हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन फेज। क्रॉनिक इन्फेक्शन, तो देखिए एक होता है एक्यूट इन्फेक्शन, दूसरा है क्रॉनिक इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन हम उसको जो है जो इन्फेक्शन 6 मंथ से कम हो उसको हम एक्यूट कहते हैं, जो 6 मंथ से जो है वो ज्यादा टाइम ले ले उसको हम क्रॉनिक कहते हैं, या वो इन्फेक्शन जिसके साइन सिम्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो उसको हम एक्यूट कहते हैं, या वो इन्फेक्शन जिसके साइन सिम्टम बहुत ज्यादा जो है वो स्लो हो, उसकी सिवियरिटी कम हो, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक। Chronic infectious disease have a markedly prolonged and sometimes irregular course। तो वो डिजीज जो कि एक prolonged टाइम ले ले और जो है एक irregular course जो है इसको अडॉप्ट करे, कुछ टाइम पे डिजीज के साइन सिम्टम प्रेजेंट हो, कुछ टाइम पे एब्सेंट हो जाए, तो उस डिजीज को हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज। जिस तरह HIV एड्स है, जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के वो डिजीज है जो कि प्रोलॉन्ग टाइम्स के लिए, कैंसर्स है जो कि एक प्रोलॉन्ग टाइम्स के लिए जो है वो एग्जिस्ट कर पाती है, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज। द होस्ट में एक्सपीरियंस सिम्टम ऑफ द इन्फेक्शियस प्रोसेस कंटिन्यूअसली और पीरियोडिकली। तो ये दो बातें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्रॉनिक डिजीज में या डिजीज की सिम्टम कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होती है या पीरियोडिकली, यानी कुछ टाइम में डिजीज की सिम्टम जो है वो हमें फील होना स्टार्ट होती है, तो कुछ टाइम पे वो एब्सेंट होती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमें कोई इन्फेक्शन या कोई डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म were present inside the human being for month or years without a convalescent phase। यानी इसमें convalescent phase नहीं होती, यानी क्रॉनिक डिजीज में convalescent phase का मतलब यह है कि इसमें डिजीज खत्म होती है और ह्यूमन बॉडी ये कोशिश कर लेती है कि वो दोबारा जो है वो डिमेज सेल्स, डिमेज टिश्यू या डिमेज फिजियोलॉजी की जो है वो रिकवरी करे। लेकिन क्रॉनिक डिजीज में convalescent phase नहीं होती, यानी उसमें डिजीज स्टिल प्रेजेंट होता है लेकिन कुछ कंडीशन में सेवेरिटी उसकी कम होती है और कुछ कंडीशन में उसकी सेवेरिटी इंक्रीज होती है। इलनेस क्या है? टाइम ड्यूरिंग विच अ पर्सन डिमॉन्स्ट्रेट्स साइन
साइन एंड सिम्टम्स स्पेसिफिक टू एन इन्फेक्शन टाइप्स। इलनेस वो टाइम्स है, वो ड्यूरेशंस है, वो टाइम्स है जिसमें ह्यूमन बींग्स को किसी इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो सिम्टम्स है, उसकी जो साइंस है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाए। यानी जब हमें फील हो जाए कि हमें शिवरिंग हो रहा है, हमें टेम्परेचर हो रहा है, फैटीग मलेज हो रहा है, तो हमें फील होता है कि हमें कोई जो है वो डिजीज है, हमें कोई इन्फेक्शन है। तो इस स्टेज को जिसमें हमें डिजीज की प्रेजेंस का पता चल जाता है, हमें डिजीज को फील करना पड़े, उस स्टेज को हम कहते हैं इलनेस।